वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज का हमारा मौजू है डाउन सिंड्रोम। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की एक किस्म है और इस किस्म के बच्चों को आम आदमी भी इनकी शक्ल शबात की वजह से दूर से पहचान लेता है। ये एक ख़ास सूलिये के मालिक होते हैं, मंगोलियन किस्म के इनके फेस होता है। आज इस वीडियो में हम इनको जो डाउन सिंड्रोम को हम तारीख़ी तनाज़र में देखेंगे, फिर डाउन सिंड्रोम्स की वजूहात डिस्कस करेंगे और फिर डाउन सिंड्रोम के हवाले से जो इन बच्चों को मुश्किलात पेश आती हैं वो देखेंगे और जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं वो देखेंगे और इनको मैनेज कैसे किया जाना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। पहली बात ही नोट कर लें कि ये जो क्रोमोसोम और जीन्स हैं इनके डिसऑर्डर से ये डाउन सिंड्रोम पैदा होता है और ये इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये क्योरेबल नहीं है, ये इसके साथ ज़िंदगी भर निभाह करना पड़ता है और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में शुमार होता है और इसके जो है जो डेवलपमेंटल नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस है उसमें ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ये इनके डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं और एलाइड प्रॉब्लम इसके साथ जो होती हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो होते हैं। तारीख़ी तनाज़र में अगर हम देखें तो एक बरतानवी डॉक्टर थे जॉन लैंगडाउन, वो उन्होंने इस सिंड्रोम का इस पर रिसर्च की और उनके ही नाम से ये डाउन सिंड्रोम बाद में मशहूर हुआ। ये 1866 की बात है जी, जब उन्होंने इस डाउन सिंड्रोम को दरियाफ्त किया। इनसे पहले इस मौजू के ऊपर कुछ काम हुआ था। उसमें एक फ्रांसीसी साइकाट्रिस्ट थे, उन्होंने काम किया 1838 में और फिर एक फ्रांसीसी फिजिशियन थे, उन्होंने 1844 में इसके ऊपर काम किया, लेकिन वो इंतहाई इब्तदाई नौइयत का था। जो डॉक्टर डाउन हैं उन्होंने ही आइडेंटिफाइड अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। उन्होंने एक अपने पेशेंट्स के एक ग्रुप जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उन्होंने दरियाफ्त की और फिर उसके ऊपर उन्होंने तहकीक की। उन्होंने कहा कि ये जो पेशेंट्स हैं जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे हैव टिपिकल अपीयरेंस, दे हैव अपवर्ड स्लैंटिंग आइज, flattening of the back of the head and poorly controlled and fissured tongue। इनके ज़ुबान जो है, चेहरे का जो है, आंखें जो हैं, चेहरा जो है, उसके हेड की जो शेप है, ये सब एक मखसूस किस्म के हैं और इनकी कुछ और दीगर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनमें कॉमन हैं। Nobody had identified this special group previously, and over the next 20 years, the word Mongolian was used to describe people we would now call people with Down syndrome। अब चूंकि इनकी शक्लो शबाज से आँखें, इनका चेहरा, इनके नाक, इनके कान, इनका सर की साख्त ये कुछ मंगोलियन से मिलती जुलती थी, इसलिए इनका शुरू से ही इनको मंगोलियन कहना शुरू कर दिया गया। जिस टर्मिनोलॉजी में यानी डाउन सिंड्रोम में आप जो बच्चे हम शामिल करती हैं उनको उनके पहला नाम मंगोलियंस पड़ गया।
अब फिर ये डाउन सिंड्रोम टर्म कैसे जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुई, ये 1961 की बात है कि 19 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जिसमें डाउन डॉक्टर डाउन का ग्रैंड सन नॉर्मन भी शामिल था, उन्होंने एक दरख्वास्त दी बाकायदा कि इस खसूसी इन खसूसी बच्चों को का नाम डाउन सिंड्रोम रखा जाए, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी हुई कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया थी, जहाँ में मंगोल्स रहते थे, उन्होंने ख़ास तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये रिक्वेस्ट पेश की कि ये हमारे नाम के साथ ये स्टिग्मेटाइज एक किस्म का हो रहा है उनका नेशन, तो इसका ये नाम मुनासिब नहीं है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिकमेंडेशन आई, जिसकी वजह से अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 1965 में बाकायदा रिकग्नाइज कर लिया कि इस किस्म के फीचर्स वाले, इस किस्म के करेक्टरिस्टिक्स वाले जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको हम डाउन सिंड्रोम्स के जो है ना हवाले से पहचानेंगे। अब एक्चुअली फाइंडिंग डाउन डॉक्टर डाउन की थी क्या, उसने बताया कि जी जो कंसेप्शन होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं। ह्यूमन सेल्स नॉर्मली कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और उन 23 पेयर्स में से एक माँ की तरफ से होता है, एक बाप की तरफ से होता है। ये नॉर्म यानी टोटल मिला के 46 सेल्स होते हैं जो 23 बाप की तरफ से, 23 माँ की तरफ से, जो अल्टीमेटली कंसेप्शन में मददगार साबित होते हैं। अब एबनॉर्मेलिटी क्या आती है? एबनॉर्मेलिटी की शक्ल ये होती है जब ये सेल्स जो है ना वो फॉर्म होते हैं, तो उसमें से कि 3 किस्म की जो है ना वेरिएशन हो सकती है, जेनेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो सकता है। एक ट्राइसोमी 21, दूसरी मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, और तीसरा ट्रांसलोकेशन सिंड्रोम। ये 3 किस्म की आप टाइप्स भी कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम की। अब इनको तफसील से हम आगे बयान करते हैं। जो टाइप 1 है ट्राइसोमी 21 जिसको कहते हैं, ये तकरीबन मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं वो इस टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम में आते हैं। और इसमें ख़राबी क्या पैदा होती है? चाइल्ड विद ट्राइसोमी 21 हैज़ 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स 21। अब नॉर्मली तो 2 होनी चाहिए ना, तो इसकी जो है ना 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स 21, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें जो है ना होता है, बजाय टोटल 46 होने के ये 47 क्रोमोसोम जो हैं वो कंसेप्शन में काम आ रहे होते हैं। दूसरी जो टाइप है उसमें जो है वो बहुत रेयर है, यानी वो अगर 90% है, ये 2-3% टोटल डाउन सिंड्रोम बच्चों में होते हैं। तो चिल्ड्रन हैव सम सेल्स विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. This mosaic of normal and abnormal cells is caused by abnormal cell division after fertilization. जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये जो है ये होती है जो मोज़ेक डाउन सिंड्रोम की जो फॉर्मेशन होती है सेल्स की, क्रोमोसोम की, ये होती है। और तीसरी टाइप है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कैन अकर व्हेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 21, एक हिस्सा क्रोमोसोम 21 का, वो अटैच हो जाता है, ट्रांसलोकेटेड हो जाता है किसी और क्रोमोसोम के साथ बिफोर और एट कंसेप्शन। किसी वक्त भी अगर क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा, क्रोमोसोम 21 का कुछ हिस्सा किसी और क्रोमोसोम्स के साथ, आप जैसे हमने पहले जिक्र किया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वो अगर वो हो जाता है तो वो उससे ये भी इतनी कॉमन नहीं है, जो है ये भी कोई 4-5% जो है ये बच्चे
इस टाइप से का शिकार होते हैं, जो क्रोमोसोम्स डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इज डाउन सिंड्रोम इनहेरिटेड? क्या हम कह सकते हैं कि ये इसमें वालिदैन वजूहात, माँ या बाप, उनमें से क्रोमोसोम जो है ना उनके डिसऑर्डर की वजह से कोई खराबी की वजह बनती है डाउन सिंड्रोम, या कैटेगरिकली ये बताया अभी तक जो तहकीक कहती है ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन सिंड्रोम इजंट इनहेरिटेड, it is caused by a mistake in cell division during the development of egg sperm of embryo। ये लेटर स्टेज में जो जब वो डिवीजन हो रही होती है उसमें सेल्स में, तो उसमें जो है ये डाउन सिंड्रोम की वजह बनती है। ये कोई मोरूसी नहीं होता। अब कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं? इशारतन तो हम कह सकते हैं, एक बड़ी सूरत हाल ये है कि वो बच्चे दिखाई ऐसे देते हैं जो एक आम आदमी भी पहचान जाता है कि ये यार ये बच्चे डिफरेंट हैं। अपने जो नॉर्मल जो उनके नस्ल है या लोग कम्युनिटी है उससे उनके फीचर्स ही मुख्तलिफ होती हैं। फ्लैटेंड फेशियल फीचर्स, स्मॉल हेड, short neck, protruding tongue, upward slanting eyes, unusual for the child's ethnic group। और ये हम जारी रख रहे हैं अगली स्लाइड पे ऊपर भी जो इनकी है, unusually shaped ears, कानों की भी जो है ना बनावट उसके हवाले से, ब्रॉड शॉर्ट हैंड्स, हाथ चौड़े और छोटे होते हैं, with a single crease in the palm, relatively short fingers, उंगलियां भी छोटी छोटी हैं। Infants with syndromes may be of average size, but typically they grow slowly and remain shorter than other children of similar age। कद में निस्बतन कम होते हैं आप, ठीक है, और ग्रो भी वो उस स्पीड से नहीं करते जिससे दीगर बच्चे जो डाउन सिंड्रोम ना हो वो करते हैं। अभी इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। In general, developmental milestones such as sitting, crawling occur at about twice the age of the children about impaired children with Down syndrome, and also some degree of intellectual disability, most often in the mild to moderate range। अब इसमें दो बातें की गई हैं। एक बात यह है कि जो माइलस्टोन्स हैं, हमें पता है कि एक चाइल्ड की नॉर्मल ग्रोथ करते वक्त उनके माइलस्टोन किस उम्र में वो बैठना शुरू करता है, किस उम्र में वो सहारे से खड़ा होता है, किस उम्र में वो चलना शुरू कर देता है, किस उम्र में वो भागना शुरू कर देता है। इसी तरीके से स्पीच के उसके जो माइलस्टोन्स हैं, इस तरीके से दीगर माइलस्टोन जो हैं, ये जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं ये तकरीबन दुगना टाइम लेते हैं। अगर एक बच्चा एवरेज बच्चा 1 साल में खड़ा हो रहा है तो ये 2 साल में खड़े होते हैं। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के हवाले से ये बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट रेंज में आते हैं, यानी आईक्यू के हवाले से। अब इन बच्चों में दीगर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती हैं। ये एक तो जो फिजिकल अपीयरेंस और आईक्यू लेवल है ये इनका कम होता है। इसके अलावा इनमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, जो एक हार्ट डिफेक्ट्स, इनमें हार्ट डिजीज़ आम लोगों की निस्बत से ज़्यादा होती हैं, और इनको जो है हार्ट के हवाले से सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है इन्फेंसी के दौरान। ल्यूकीमिया, young children with Down syndrome are more likely to develop leukemia than other children। इनमें ज़्यादा जो है ना चांसेस होते हैं ये डेवलप करने के। इनको जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वबाई अमराज, वो भी आम बच्चों से ज़्यादा लगने के चांस होता है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। और इन्फेक्शियस डिजीज़ जिस तरह नमूनिया वगैरह है उससे इनको ज़्यादा लगने के चांस होते हैं। डिमेंशिया,
People with Down syndrome have greatly increased risk of dementia. Signs and symptoms of dementia often appear before age of 40. They have higher rate of seizures as well. Sleep apnea. Because of soft tissues and skeletal alteration that lead to obstruction of their airways, children with Down syndrome are at greater risk of obstructive sleep apnea. इनको सोने के हवाले से भी मुश्किलात पेश आती हैं और प्रॉब्लम होते हैं। दीगर जो इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये निस्बतन ज़्यादा इनमें मोटापे की टेंडेंसी होती है, और गैस्ट्रोटेस्टिनल ब्लॉकेज या थायराइड या मेनोपॉज, सीजर्स, हियरिंग लॉस, प्रीमेच्योर एजिंग, स्केलेटल प्रॉब्लम्स और पुअर विजन, यानी कि आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है, इवन उसके फॉर्म जो है हड्डियों के हवाले से उसका प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड वगैरह हो सकती हैं। सो इनको ये डिजीज़ लाइकली है ज़्यादा होने की। और अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो पेरेंट्स करते हैं, इज़ देयर ए क्योर फॉर डाउन सिंड्रोम? सॉरी, नो, देयर इज़ नो क्योर. It cannot be prevented. Scientists do not know why problems involving chromosome 21 occur. अभी तक जो हमारी साइंसी तहकीकात हुई हैं उसमें हम इस काबिल नहीं हुए हैं कि हम बता सकें कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, उसको और कैसे रोका जा सकता है, अगर रोका जा सकता है तो। Down syndrome is not caused by anything either of the parents did or did not do. एक बात बिल्कुल क्लियर है अभी तक, वो ये है कि ये इसके सबब पेरेंट्स नहीं है, ना माँ ना बाप। ये नहीं आप कह सकते कि वो उनको करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से हो गया, या वो उनको नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया जिसकी वजह से ये हो गया। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन इज द की। अब हल क्या है, जितनी जल्दी हो सके इसकी इंटरवेंशन की जा सके। जो एट रिस्क कपल्स हैं उनको इवन प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में उनको इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए, और उस वक्त उसका जो है तदारक होने का चांस होता है। पैदा होने के बाद इनके अगर फिजिकल इश्यूज है, जो इनके ग्रास और फाइन मोटर स्किल्स की शक्ल जब में मुश्किलात की शक्ल में पेश आ रहे हैं तो फिजियोथेरेपी का उसके लिए ज़रूरी है। अगर इनको जो माइलस्टोन्स डिलेड हैं और बोलने में भी मुश्किलात हैं, स्पीच के इश्यूज हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए इनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना उसके सेशन ज़रूरी हैं, और क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट उसका उनको मुआयना कराना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना में जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग स्किल्स हैं उनको अडॉप्ट करने में उनको मुश्किलात पेश ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये नॉर्मल ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, इनकी ये जो डाउन सिंड्रोम है ये निस्बतन बेहतर कैटेगरी है। बेहतर के हवाले से ये इनकी ज़्यादा जो है ना मेजॉरिटी जो है वो एजुकेबल होती है। सो एजुकेबल होती है तो इनको जो है ना और डोसाइल होती है, सोशेबल होते हैं ये। इनके जो सोशलाइजेशन वाला एलिमेंट है ये हट के नहीं रहते, दूर से कट के नहीं रहते। ये जो है ना इनकी सोशलाइजेशन वाला एस्पेक्ट भी डोसाइल होता है, मुनासिब होता है। सो दे आर ईजियर टू हैंडल निस्बतन। सो स्पेशल एजुकेशन के अगर इनके मुनासिब प्रोग्राम, इनकी प्रॉपर असेसमेंट करके इनको मुनासिब इंस्टीट्यूशन में दाखिला दिए जाए और इनके जो ज़रूरी IEP है वो बनाया जाए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, और उसके ऊपर अमल किया जाए तो इनकी मैनेजमेंट में बेहतरी हो सकती है, इनको बेहतर तौर पे हैंडल किया जा सकता है और इनको अपने निस्बतन ये इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको
बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो आपको जब नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टे ब्लेस्ड।